अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का सेकंड लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस ओस्मो रेगुलेशन जो है उसको स्टार्ट करना है। फिर हम इसी चैप्टर में एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन को भी डिस्कस करेंगे इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम ओस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमारी बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद जो थे कंपोनेंट्स जिनको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है, 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े। फिर हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम का होम्योस्टेसिस में रोल हमने डिस्कस किया। फिर हमने फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, लिविंग कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया और लास्ट में हमने फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस किया। और ये जो टॉपिक फर्स्ट हमने पढ़ा था वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट था। डेफिनेशंस वगैरह उनको आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। आज ओस्मो रेगुलेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओस्मो रेगुलेशन जो है इन प्लांट्स वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओस्मो रेगुलेशन? ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और सोलूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना या सेम लेवल पे मेंटेन रखना, ये हमारी बॉडी में क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोलूट्स एंड वाटर बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म का इसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन रखते हुए उसकी बॉडी में सोलूट और वाटर को रेगुलेट करना यानी मेंटेन करना वाटर को और सोलूट को। बेशक बाहर वाटर और सोलूट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? नीड फॉर ओस्मो रेगुलेशन। इसमें जो है वो पॉइंट जितने भी हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। अब ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन से ही जाहिर हो रहा है कि किसी भी बॉडी में वाटर और सोलूट को बैलेंस रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पेश आती है? ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पेश आती है। अब हर सेल जो होता है उसमें क्यों हमने वाटर और सोलूट को सेम रखना होता है? हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए होती है हर सेल में वाटर की, सॉल्ट के मुकाबले में, कि कितना सॉल्ट होगा वहाँ पे, कितना वाटर होगा, ताकि वो सेल प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, यानी सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसमें एक ख़ास क्वांटिटी में वाटर और सॉल्ट का होना ज़रूरी है, एक ख़ास रिलेशन में। और उसी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखना किसका काम होता है? ओस्मो रेगुलेशन का काम होता है। अब सेल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, यानी उसके बाहर का एनवायरनमेंट जो होता है वो मुस्तकिल तौर पे चेंज हो रहा होता है, तब्दील हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी के सेल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो अब रोज़ा रखने के दौरान हम पानी नहीं पी रहे, ठीक है, तो सेल हमारे बॉडी के जो है उनके बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा हो जाएगा जिसमें पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है। उस सूरत में हमारे सेल्स क्या करते हैं? उसमें रेगुलेशन करते हैं, यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं और हमें यूजुअली यूरिन नहीं आता। इसी तरह जब हम रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोल के हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो अब उस कंडीशन में हमारे सेल्स के बाहर का यानी उनका एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वो फ्लडेड कंडीशन हो गई है, यानी पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो उस सूरत में भी उन्होंने पानी ज़्यादा अपने सेल्स में नहीं लेके जाना, बल्कि एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रखना है। तो हमें बार बार यूरिन आने लगता है, हम एक्स्ट्रा पानी को रिलीज़ कर देते हैं। तो यही मैकेनिज़्म असल में क्या होता है? उसमें रेगुलेशन के एक सेल में ख़ास क्वांटिटी में वाटर को और सॉल्ट को मेंटेन करना, ठीक है, और इसको मेंटेन करना होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म का काम होता है। और होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को ही हम एक है हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन, अगर हम वाटर और सोलूट को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन एंड नीड फॉर ओस्मो रेगुलेशन। अब हमने पढ़ना है कि हमारा जो सेल है उसके बाहर कितने तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। अगर हम वाटर और सोलूट की कंसंट्रेशन को देखें तो 3 तरह के एनवायरनमेंट उसको फेस करने पड़ते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, एक होता है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और थर्ड वन होता है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब है ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर है। हाइपो का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है कम या लेस,
टोनिक कहते हैं सोलूट की कंसंट्रेशन को। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लेस सोलूट या लेस सॉल्ट होते हैं उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब अगर सॉल्ट लेस है तो इसका मतलब है ज़्यादा वहाँ पे क्या चीज़ है, वाटर। यानी सेल ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे पानी ज़्यादा है और सॉल्ट क्या है, कम है। अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करता है। तो वाटर इन्वायरमेंट से मूव करके सेल में एंटर हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ये सेल के बाहर का वो इन्वायरमेंट है विच हैज़ मोर डाइल्यूटेड सोल्यूशन, जिसमें डाइल्यूटेड सोल्यूशन है एज कम्पेयर टू सेल। सेल के मुकाबले में उसका सोल्यूशन इन्वायरमेंट का डाइल्यूट है। डाइल्यूट हर उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोलूट कम हो यानी हाइपोटोनिक हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है तो पानी इन्वायरमेंट से सेल के अंदर एंटर होना शुरू कर देता है, बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब वो सेल के अंदर जा रहा है तो इसे कहते हैं एंडोस्मोसिस। जैसे जैसे वाटर सेल के अंदर जाता है तो सेल में क्योंकि पानी ज़्यादा होने लग रहा है, कॉन्स्टेंटली जो है वाटर सेल के अंदर आ रहा है, तो सेल का सोल्यूशन भी डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें पानी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर एक कंडीशन आती है कि पानी से वो सेल भर जाता है। अगर तो वो प्लांट सेल है तो पानी जो भरने से वो सेल फूल के टर्जिड हो जाएगा, यानी तनी हुई कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो एनिमल सेल है तो क्योंकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में प्रोटेक्टिव लेयर है वो नहीं होती, इस वजह से एनिमल सेल में अगर पानी ज़्यादा एंटर हो जाए तो उसे फट जाने का खतरा होता है। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, ब्लू जो आपको नज़र आ रहे हैं इन्वायरमेंट में वो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो ये सेल येलो सेल है, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है और सोलूट कम है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं हाइपोटोनिक। इसके नतीजे में होता क्या है, वाटर सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर वो एनिमल सेल है तो वो फट जाएगा, लाइसिस हो जाएगी, वो बर्स्ट हो जाएगा पानी के भर जाने की वजह से। लेकिन अगर वो प्लांट सेल है तो वो टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा, वो तनी हुई कंडीशन में आ जाएगा, फटेगा नहीं क्योंकि उसकी गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अच्छा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, ये उसका ऑपोजिट है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टोनिक का मतलब होता है सोलूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम होगा, यानी ये कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है विच इज़ मोर कंसंट्रेटेड एज कम्पेयर टू सेल। कंसंट्रेटेड हर उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, तो हर उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पानी सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होती है एक्सोस्मोसिस, यानी वाटर टेंड टू लीव द सेल। क्यों, क्योंकि सेल में पानी ज़्यादा है और बाहर पानी क्या है, कम है, तो पानी जो है वो अंदर से बाहर निकलना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में जब सेल से पानी निकलता जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा और नतीजतन सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा। और प्लांट में श्रिंकेज ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस हो जाना। डायग्राम में दिखाया गया, पहली डायग्राम में बाहर अगर आप देखें रेड डॉट्स ज़्यादा है, यानी इन्वायरमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जब वाटर निकलता है तो दोनों फिगर में दिखाया हुआ है कि एनिमल सेल भी श्रिंक हो गया है और प्लांट सेल भी क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, यानी सिकुड़ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिक का मतलब होता है सोलूट, यानी ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें जितने सेल में सोलूट और वाटर की कंसंट्रेशन है उतनी ही इन्वायरमेंट में सोलूट और वाटर की कंसंट्रेशन है। तो इस कंडीशन में ना तो पानी बाहर निकलेगा ना पानी अंदर जाएगा। ठीक है, नेट जो है वो वाटर का गेन एंड लॉस नहीं होगा, उसमें पानी अंदर बाहर आ रहा है लेकिन जितना बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर भी आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट का
ज़्यादा पानी अगर अंदर नहीं जा रहा तो टर्जिडिटी नहीं होगी, और ज़्यादा पानी अगर बाहर नहीं आ रहा तो श्रिंकेज भी नहीं होगी। सेल जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मेंटेन रहेगा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह पे वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अच्छा, ये तो हमारे पास थे। ये नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है कि येलो सेल है, जैसे कि हम पहले तीनों डायग्राम में देख चुके हैं, और बाहर भी ब्लू मॉलिक्यूल यानी वाटर के 4 हैं, अंदर भी 4 हैं। इसी तरह बाहर भी सोल्यूट के 2 हैं, अंदर भी सोल्यूट के 2 हैं, यानी सेम कंसंट्रेशन है, तो आइसोटोनिक होता है। और इसमें सेल जो होता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद एग्जाम्पल्स, आपने इसको लर्न करना है। अच्छा, प्लांट्स में हमने देखा है कि प्लांट्स ज़मीन पे तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं, और इसकी वजह क्या है, चाहे पानी कम है यानी डेजर्ट इन्वायरमेंट है वहाँ भी प्लांट होंगे, चाहे पानी दरमियाने दर्जे में अवेलेबल है यानी जहाँ पे हम रहते हैं यूजली वहाँ पे पानी दरमियाने दर्जे में, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, लेकिन नॉर्मली प्लांट को पानी अवेलेबल होता है, वो उसे यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इन्वायरमेंट में भी प्लांट्स ग्रो करते हैं जहाँ बिल्कुल ही पानी है, यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी ग्रो करते हैं। अच्छा, पानी ज़्यादा है, पानी कम है, पानी दरमियाना है, तीनों जगह पे अगर प्लांट रह रहे हैं, इसका मतलब है उनमें अपने अंदर वाटर को मेंटेन करने की एबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम प्लांट्स को डिवाइड करेंगे 3 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कि वो किस जगह पे रह रहे हैं, और वाटर अवेलेबिलिटी, और उन्हें उस जगह पे कितना पानी अवेलेबल है। 3 टाइप्स में हमने प्लांट्स को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। फिर हम वन बाय वन उन प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे, और उनमें जो अडॉप्टेशंस हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तीन टाइप्स कौन सी हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं। मीजो का मतलब होता है मॉडरेट, यानी जिसमें इन दोनों के दरमियान की सिचुएशन है, पानी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी पानी कम भी हो सकता है, नॉर्मली पानी दरमियाने लेवल पे होता है। और थर्ड है जीरोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट जो ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स का डिस्कस करेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक और अबंडेंट वाटर सप्लाई हैबिटेट। हैबिटेट कोई भी एनिमल जहाँ रहता है, जो उसकी जगह होती है नेचुरल रहने की, उसका हैबिटेट कहते हैं, यानी उसका घर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है हाइड्रिला एंड वाटर लिली। अब इन्होंने अपने अंदर पानी को कैसे मेंटेन करना है, इनके इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेचुरली जो फिनोमेना होगा, पानी इनके अंदर प्लांट में एंटर होता रहेगा। तो बजाय इसके कि पानी ज़्यादा हो जाने से इनको कोई नुकसान हो, ये क्या करते हैं, पानी को अंदर तो आने देते हैं, बट फिर जो ज़रूरत का पानी होता है उसको रख लेते हैं, बाकी को निकाल देते हैं। इसका मतलब जितने भी प्लांट एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर में रह रहे हैं, यानी यहाँ पे पानी ज़्यादा है, वो पानी को लूज़ करेंगे, पानी को निकालेंगे। ठीक है, यानी अगर एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सा पैसा है, तो वो पैसा जो है वो खर्च करेगा, वो खुले दिल से पैसे को खर्च करेगा, खुले हाथों से। ठीक है, तो यही एग्जांपल यहाँ भी है। अब इन्होंने पानी को लूज करना है, इनके पास जितनी भी अडॉप्टेशन है वो वाटर लॉस की है। अडॉप्टेशंस में क्या है, ये सरप्लस वाटर, यानी अपनी ज़रूरत का पानी तो रख लेते हैं, लेकिन बाकी फालतू पानी को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए इनके पास कौन सा तरीका है, इनके जो पत्ते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होगा, यानी वो बहुत चौड़े चौड़े होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। जो पौधे के हवा में हिस्से हैं उनसे पानी का निकल जाना या वाटर लॉस हो जाना, ये होता है ट्रांसपायरेशन। अब इन्होंने वाटर लॉस ही करना है क्योंकि इन्हें पानी ज़्यादा होने का खतरा है, तो इनके लीव्स चौड़े होंगे। फिर अब सबसे ज़्यादा हमें पता है ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है, हमने ये फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर लिया था। तो इनकी लीव्स के ऊपर वाली सरफेस पे और स्टेम पे भी बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करके ये फालतू पानी को निकाल सकें। फिर क्यूटिकल की लेयर जो नॉर्मली ट्रांसपायरेशन को रेट को कम करती है, वो इनमें प्रेजेंट ही नहीं होती,
क्यों प्रेजेंट नहीं होती? क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं है ट्रांसपायरेशन कम हो। इस वजह से क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके और ये अपने फालतू पानी को रिमूव कर सकें। ये हमारे पास वाटर लिली की एग्जांपल है। ये इनके लीव्स हैं जो चौड़े चौड़े हैं और इनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में ताकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो और इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इससे बड़े भी जॉइंट वाटर लिलीज होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं इससे भी बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो और इनकी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए बल्कि ये रिमूव कर दें एक्स्ट्रा वाटर को। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो दरमियाने दर्जे के पानी जिन्हें अवेलेबल है, कभी ज़्यादा पानी अवेलेबल हो जाता है और कभी कम पानी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, मॉडरेट वाटर सप्लाई में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो बारिशें आएंगी, बारिशों का सीज़न आएगा, सावन का मौसम आएगा तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा इनके पास। और अगर जो है वो सीज़न आएगा जिसमें बारिशें नहीं हो रही तो इन्हें पानी कम अवेलेबल होगा। तो इनमें दोनों तरह की अडॉप्टेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल ब्रासिका, रोज़ और मैंगो है। अडॉप्टेशन क्या है ओस्मो रेगुलेशन की इनके अंदर? ये वाटर अवेलेबिलिटी की चेंजिंग कंडीशन को फेस करते हैं, यानी यहाँ पे जो वाटर इनके इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है वो चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा और कभी कम। अब जब वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो इनके स्टोमेटा जो हैं वो खुले हुए होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाए, और अगर कम वाटर अवेलेबल होगा तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। क्योंकि कम पानी अवेलेबल है तो इन्होंने पानी लॉस नहीं करना, इन्होंने पानी को स्टोर करना है। अच्छा, इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी पत्तों की नीचे वाली सरफेस पे, ताकि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके जब ज़रूरत पड़े। ठीक है, फिर इनमें रूट और रूट सिस्टम जो है और वह रूट हेयर वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि इनमें एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें पानी इनको कम अवेलेबल होता है, तो उस दौरान इन्होंने ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करना होता है, उसके लिए इनके पास रूट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और इनके लीव्स और ब्रांचेस पे जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल की लेयर जो होती है ट्रांसपिरेशन को कम करती है। थर्ड टाइप ऑफ प्लांट की जीरोफाइट। जीरोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत कम पानी अवेलेबल होता है, स्पेयरली ड्राई हैबिटेट में रह रहे हैं। एग्जाम्पल आर ओपनशिया एंड कैक्टस। ओपनशिया और कैक्टस इसकी एग्जाम्पल हैं। अब ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि इनको कम पानी अवेलेबल है तो ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखेंगे। ये पानी का लॉस बिल्कुल नहीं होने देना चाहते क्योंकि इनके लिए पानी बहुत कीमती है। ठीक है, अडॉप्टेशंस क्या होंगी वाटर को सेव करने के लिए और ट्रांसपिरेशन को कम से कम करने के लिए। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन को कम से कम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन तो जी लीव्स और स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, या तो इनमें पत्ते होंगे ही नहीं, बिल्कुल ही पत्ते प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन अगर हैं तो उन्होंने उन पत्तों को छोटा और मोटा कर दिया और बाज़ कंडीशन में तो नीडल की तरह यानी कांटे की तरह मॉडिफाई कर दिया ताकि ट्रांसपिरेशन को कम से कम किया जा सके। अब क्यूटिकल की लेयर जो बचाती है ट्रांसपिरेशन से वो इनमें थिक और वैक्सी और लेदरी यानी बहुत मोटी इन्होंने कर दी है ताकि ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ही कम हो या हो ही ना, कम से कम उसको किया जा सके। फिर स्टोमेटा प्रॉब्लम है, स्टोमेटा क्योंकि रखने हैं, वाई क्योंकि वहाँ से क्या होता है गैस एक्सचेंज होता है, गैसेस लेते हैं प्लांट्स और देते हैं। तो अब स्टोमेटा रखने तो हैं लेकिन अगर रखेंगे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, तो इसका उन्होंने हल ये निकाला है कि ये स्टोमेटा संकन होते हैं, यानी उनके सेल्स में दबे हुए और छुपे हुए होते हैं ताकि गैस एक्सचेंज तो हो लेकिन ट्रांसपिरेशन के रेट को कम से कम किया जा सके। और कहाँ होते हैं, लोअर साइड ऑफ द लीव्स पे। ठीक है, अपर साइड पे होंगे तो वो डायरेक्टली क्योंकि इन्वायरमेंट से या एयर से उनका कांटेक्ट होता है और सूरज की रोशनी डायरेक्टली लगेगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होंगे, इसलिए लोअर साइड पे रखे गए हैं। और ये जो होते हैं ड्राई सीजन जब आता है तो अपने लीव्स गिरा देते हैं। अब उस दौरान लीव्स गिरा दिए तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, वो करेगी जी स्टेम। ठीक है, अच्छा, अब इनमें कुछ सीजन जो डेजर्ट इन्वायरमेंट में प्लांट रह रहे होते हैं वहाँ पे डेजर्ट में पूरा साल तो बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन कोई सीज़न रेनी सीज़न ऐसा आता है जिसमें कुछ दौरानिए के लिए बारिशें होती हैं। अब जब उस दौरान बारिश होती है तो ये प्लांट्स अपने ख़ास किस्म की ऑर्गन जिन्हें सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं उनके अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। अब सकुलेंट ऑर्गन
वो ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेम जो है वो सर्कुलेंट ऑर्गन है, जो जब बारिश होगी तो पानी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह इन्होंने पानी को बचा लिया है ताकि ये बाद में जब इन्हें ज़रूरत हो पानी को यूज़ कर सकें। अब कुछ जो डेज़र्ट में लोग गुम हो जाते हैं या अक्सर वहाँ पे गए और गुम हो गए, तो वो डिफरेंट तरीके से पानी लेते हैं। बाज़ कंडीशन में ये भी बताया गया है कि वो जो प्लांट होते हैं वहाँ पे उनकी स्टेम को चूसना स्टार्ट कर देते हैं या उसको कट करके उससे पानी लेते हैं और पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि उसकी स्टेम में जो डेज़र्ट प्लांट होते हैं, ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ये एबिलिटी है कि वो वाटर को स्टोर कर सकें। तो ये 3 किस्म के प्लांट्स थे, हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगी, उसका आंसर दूँगी। बाकी आप जो टॉपिक समझना चाहें, जो टॉपिक आप मतलब आपको नहीं समझ में आता, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी कवर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।